Hello, my dear students. Hope you guys doing amazing. Today I'm again here with you with another lecture of biology, and today we're gonna talk about respiratory disorders. हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन किस तरह से हो रहा है, वो जो पूरा एक मैकेनिज्म था ब्रीदिंग का, हमने उसको डिस्कस किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही है। और आज के टॉपिक के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी सांस के हवाले से कौन कौन सी बीमारियां हैं। ऑल दो के देयर आर नंबर ऑफ़ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल, और उनकी जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाई है। और इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो क्या है, वो पोल्यूशन है। ऑब्वियसली जब हम सांस लेते हैं और अगर वो एयर वो प्योर नहीं होगी, वो पोल्यूटेड होगी, तो हम उस पोल्यूटेड एयर को जब इनहेल करेंगे तो वो फिर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करती है, और इस वजह से हमें जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो होती हैं या सांस की जो बीमारियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। ऑल दो के बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे सांस से रिलेटेड हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो है वो कुछ बीमारियां हैं और तकरीबन 4 बीमारियां हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सांस से रिलेटेड हैं। ओके, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है विच इज़ ब्रोंकाइटिस वो नज़र आ रहा होगा आपको, उसका पैराग्राफ बना हुआ। And the second one is emphysema, and the third one is pneumonia. Pneumonia is common, and आप लोग अक्सर इसके बारे में सुनते रहते हैं as compared to emphysema and bronchitis। शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने जो पहले वाली 2 बीमारियां जो मैंने बताई हैं उनके बारे में सुना होगा, but pneumonia is most common। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ एस्थमा, जिसको दमा भी कहा जाता है, और ये भी बहुत सारे लोगों को पता है। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर तो इन्होंने इस तरह से लाइक पैराग्राफ की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया है। इसमें सिम्टम्स भी आते हैं, कॉजेज़ भी आते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, फिर कुछ बीमारियों का यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है कि आप हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दैम। तो मैंने ये किया है कि फॉर योर कन्वीनियंस, जिस तरह से हर लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने एक पेज के ऊपर जो है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपने इसको जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं आपने इनको फुल ऑन स्टडी करना है, ठीक है, और प्रॉपरली इसको स्टडी करना है, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना। और एंड पे ये जो आपको पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जो अभी मैं आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट विद ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? बेसिकली इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये जो हमारी ब्रोंकाई है यानी कि ट्रेकिया जब दोनों लंग्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है तो वो ब्रोंकाई बनाता है, ठीक है। दो ब्रोंकाई होते हैं, एक लेफ़्ट लंग में चला जाता है और एक राइट लंग में चला जाता है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग देखें इन्फ्लेमेशन का, तो ये वैसे जलन को भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे सम टाइम आपको स्टमक में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, मिडनाइट बर्निंग, जलन शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज आपका अगर हाथ जल जाता है जिस तरह से जलन शुरू हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि हमारे जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि अंदर से ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, नैरो हो जाते हैं। और एक इनके ऊपर क्या उसको कहते हैं कि जब ये इन्फ्लेमेशन शुरू होती है तो जिस तरह से होता है कि हमारा हाथ कभी जल जाता है तो वो रेड एक स्किन हो जाती है हमारी, कि जैसे बर्न हो गया है उस तरह से भी। लेकिन इन्फ्लेमेशन क्या है यहाँ पे, उसका हम क्या मतलब ले रहे हैं इन्फ्लेमेशन का, कि हमारी जो ब्रोंकाई हैं या हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो एयरवेज हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जा रहे हैं उनका सिकुड़ जाना, ठीक है। तो ये कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, और ये किस चीज़ की तरफ लीड करती है? इट लीड्स टू द स्वेलिंग और नैरोविंग ऑफ ट्यूब्स। ऑब्वियसली जब ये इन्फ्लेमेशन होती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, हमारे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो जलन में शुरू होती है, या वो सारा अंदर से जो उनके टिश्यूज़ होते हैं जिनसे ये मिलके बने हुए जब वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं तो हमारे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, सोजन हो जाती है उनमें, और वो नैरो हो जाती है। अंदर से उनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब ये इस तरीके से होगा तो हमारे जो एयरवेज हैं जब वो सिकुड़ जाएंगे, छोटे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तंग हो जाते हैं, तो उस टाइम पे एक तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन उसका एक और साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है ब्रोंकाइटिस का कि जब इनमें ये इन्फ्लेमेशन शुरू होती है तो इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो इनके अंदर। एक तो ऑलरेडी जो है ये सिकुड़ रहे हैं, ठीक है, तंग हो गए हैं,
और एयर को उसमें पास होने में भी ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होती है। फिर उसके अलावा जब इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है तो ये एक और ज़्यादा एक हार्मफुल आप कह सकते हो कि एक चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब इसके कॉजेज़ के बारे में उसने क्या कहा है कि इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट्स, एग्जाम्पल गिवन टोबैको, स्मोक। अच्छा, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। अब जो हमारे ब्रोंकाइटिस हो जाती है इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक ये कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। सम टाइम आपने, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो आप ने किसी पोल्यूटेड एयर के अंदर जाके सांस लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद थे, वायरसेस मौजूद थे, तो वो जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जब बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, आपके इन रिस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो है वो ब्रोंकाइटिस हो जाती है। लाइक हो सकती है कि आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है स्वेल हो जाएं, नैरो हो जाएं और उनमें म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है। उसके अलावा एक और रीज़न जो यहाँ पर बताई गई है वो क्या है कि जब कोई केमिकल, जो ऐसा केमिकल कि जो हार्मफुल है, जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ज़ाहिर है स्मोकिंग इसकी मेन उसने वजह बताई है कि जैसे टोबैको स्मोक है, यानी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर जो है वो ब्रोंकाइटिस, ऑल दो आपको पहले भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ और हम आगे एक प्रॉपर टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे जो स्मोकिंग से रिलेटेड है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया है। बट यू गाइस आर फेमिलियर ऑफ दिस फैक्ट कि जो स्मोकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो जाहिर है जब ये स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रोंकाइटिस हो सकती है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स के बारे में क्या बताया गया है कि हाउ यू कम टू नो कि यू आर सफरिंग विद ब्रोंकाइटिस, आपको कैसे पता चलेगा। उसके सिम्टम्स, उसकी अलामात क्या बताई गई हैं। कफ़, एक तो खांसी है, ठीक है। उसके अलावा माइल्ड विजिंग। माइल्ड विजिंग क्या होती है। विजिंग कहा जाता है एक विसल लाइक साउंड को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जैसे सीटी बजाना, जिस तरह से उसकी साउंड होती है कि हाई पिच साउंड, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आना। तो क्या होता है कि जब लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाती है तो उनको खांसी होती है, दूसरा जब वो सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ना एक आवाज़ आती है उनके अंदर से, एक विसल लाइक साउंड, एक विजिंग, माइल्ड विजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा एक हाई पिच्ड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है सांस के साथ साथ। उसके अलावा बुखार होता है, चिल्स यानी कि सर्दी फील होती है, एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या है कि उसमें आपका सांस फूल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ब्रोंकाइटिस जो है उसकी टाइप्स को बताया गया है कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स, और वो कौन कौन सी है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड द अदर वन इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है इट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स। ये अगर किसी को एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाती है तो 2 हफ्ते लगते हैं, और 2 हफ्ते के बाद लाइक अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं एंड यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो 2 हफ्ते के बाद जो है वो आप रिकवर कर लेते हैं। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है इसका जो टाइम स्पेन है ज़्यादा है एंड ये ज़्यादा हार्मफुल है। इसमें क्या होता है कि ये 3 months to 2 years, यानी कि 3 महीने इसकी रिकवरी के हैं, या फिर 2 साल लग जाते हैं कि इसको अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसको ठीक होने में, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहले रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर थी विच इज़ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके हमने कॉजेज़ देखे, सिम्टम्स देखे। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि सिम्टम्स जो हैं, अलामात जो हैं वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। ओके, so let's move towards our next topic, but before going to talk about our next topic, let me show you the diagram. ये डायग्राम है किसकी, ब्रोंकाइटिस की, ठीक है। अब आप ज़रा इसको देखें, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। या लुक एट दिस इज़ द हेल्दी एयरवे। ये हेल्दी एयरवे आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये ब्रोंकियल ट्यूब्स भी जहाँ पे लिखा हो, ये ट्यूब आपको नज़र आ रही होगी, और ये क्या है कि बिल्कुल प्रॉपर एक वे में नज़र आ रही है, और अंदर से भी ये ठीक है। इन्फ्लेम्ड एयरवे, यानी कि ब्रोंकाइटिस अगर हो जाती है किसी को, तो आप ये नीचे अगर एयरवे को देखें तो यू कैन सी कि ये किस तरह से कंस्ट्रिक्शन हो गया, इसमें ये सुकड़ गई है, और इसमें म्यूकस भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम के थ्रू से आपको ब्रोंकाइटिस दिखाई जा रही है कि अगर आप किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाती है तो उसके जो एयरवेज होते हैं, यानी उसके जो ब्रोंकाई होते हैं, वो इस तरह से सुकड़ जाते हैं और फिर सांस लेने में भी मुश्किल होती है। और ये एक और इमेज है इसी का ही, ये आप देख सकते हैं। ऊपर आपको नॉर्मल एयरवे दिखाई गया। अब नॉर्मल एयरवे में आप देखिए अंदर से बिल्कुल क्लियर है।
अब ये जो ब्रोंकाइटिस है तो इस एयरवे को देखें किस तरह इसके अंदर जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन हुई हुई है। ऑब्वियसली जब ये अंदर इसका म्यूकस भर जाएगा तो सांस लेने में मुश्किल होगी। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। Our next respiratory disorder is emphysema. What is emphysema? It is the destruction of wall of alveoli. एल्वियोलाई क्या थे? हमारे ब्रोंक्यूल जब मज़ीद नैरो ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं हमारे लंग्स के अंदर जाके, तो मुझे मज़ीद छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद जो क्लस्टर ऑफ पाउचेस बनते हैं, मतलब जो बेसिक एक रिस्पायरेटरी सरफेस प्रोवाइड कर रही है, वो जो क्लस्टर ऑफ पाउचेस थे विच आई शोड यू इन आवर लास्ट लेक्चर, ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था, तो उनको कहते हैं एल्वियोलर एम्फिसेमा। में क्या होता है कि वो एल्वियोलाई जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब ये डैमेज होते हैं तो क्या होता है कि इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बाय द लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं, तो सरफेस एरिया तो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ऑब्वियसली वो जो पाउचेस से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जब वो पाउचेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो जगह तो खाली हो रही है, अब सरफेस एरिया तो ज़्यादा हो गया है क्योंकि उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से लार्जर सैक्स तो बन गए हैं, सैक्स वो बड़े बड़े बन गए हैं, ज़्यादा स्पेस आ गई है, लेकिन सरफेस एरिया लेस रह गया। क्यों लेस रह गया? क्योंकि ऑब्वियसली जो एल्वियोलाई थे उनका मेन फंक्शन ये था कि उन्होंने क्या करवाना था, वो करवा रहे थे, गैसेस एक्सचेंज करवा रहे थे। तो जब वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर गैसेस एक्सचेंज भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें वही आ जाता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सेकंड है फटीक, यानी कि थकावट हो जाती है, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि आपको मुसलसल जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होते रहते हैं। एक दफ़ा आपने ट्रीटमेंट करवाया, फिर उसके बाद जो है मतलब कुछ दिन हो सकता है कि आप ठीक रहें, फिर वक्तन फ़वक्तन आपको रिस्पायरेटरी जो आपका सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन वगैरह आता रहता है। और उसके अलावा क्या है, वेट लॉस, और वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो साथ में वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसकी ज़रा मैं पहले आपको डायग्राम दिखा लूँ। एक तो ये आपको नॉर्मल एल्वियोलाई, सी दिस इज़ द नॉर्मल एल्वियोलाई, यू कैन सी, ये आपको इसके अंदर से सैक्स दिखा रहा है, एंड दिस इज़ द एल्वियोलाई विद एम्फिसेमा, या लुक एट दिस, ये डैमेज्ड एल्वियोलाई हैं, ठीक है, ये आपको डैमेज्ड एल्वियोलाई दिखा रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि एक तरफ किस तरह से वो लार्जर सरफेस एरिया दे रहा है, पर यहाँ पे सैक्स ज़्यादा बन रहे हैं और सरफेस एरिया जो है वो कम हो रहा है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, एक और जो क्या कह सकते हैं उसको, कि एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्फिसेमा जो है क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। इसमें क्या होता है कि जब लार्जर सैक्स तो बन जाते हैं, लेस सरफेस एरिया रह जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, मतलब जो हमारे लंग के टिश्यूज़ होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि लंग्स जो है वो जब एयर को एक्सेल करते हैं, तो सांस इनहेल करना, एयर को अंदर लेके आना, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से दोबारा बाहर रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर से उनके टिश्यूज जो होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, तो एयर जो होती है वो प्रॉपरली पुश्ड आउट नहीं हो पाती और वो ट्रैप हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर। अच्छा, अब मैंने सिम्टम्स तो आपको इसके बता दिए थे, लेकिन उसका एक और क्या मतलब ना आप कह सकते हो कि एक ज़्यादा परेशान करने वाली जो चीज़ है, ज़्यादा परेशान करने वाली जो एक चीज़ है वो ये है कि जो सिम्टम्स होते हैं एम्फिसेमा के, जब तक वो अपीयर होते हैं, यानी कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग और वेट लॉस वगैरह, जब तक ये अपीयर होते हैं सिम्टम्स, जब किसी को पता चलता है कि या आई एम गोइंग थ्रू टू दिस रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इज़ नाउन एज एम्फिसेमा, तब तक 50 to 70% तक उस इंसान के जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। और जब वो डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो लेवल होता है ऑक्सीजन का ब्लड में वो स्लो हो जाता है या लो होना शुरू हो जाता है, और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो जब आपके लंग्स के जो अंदर से टिश्यूज़ हैं वही ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आप एयर को इनहेल कर रहे हो, वो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पा रहे, तो ऑब्वियसली जो हमारा मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का वो अफेक्ट होगा, ठीक है, जो कि बहुत एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को कॉज करता है। ओके, तो ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ निमोनिया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि निमोनिया जो है वो एक
कॉमन आप कह सकते हो कि एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होता है, ज़्यादा डिटेल में तो है बहुत कम लोगों को इसको पता होता है, लेकिन नाम तो है सब ने सुना होता है। निमोनिया क्या है? इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये हमारे जो फेफड़े होते हैं, जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है उसको निमोनिया कहते हैं। एंड इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स में हो जाता है, हमारे दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये डबल निमोनिया है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया है स्पेसिफिकली जो कि निमोनिया को कॉज करता है, उसकी वजह बनता है, और उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये जो है ये निमोनिया कॉज करता है। उसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं जो लीड करते हैं या जो निमोनिया कॉज करते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा वायरस है, यानी कि कह सकते हैं आप फ्लू कॉज करने वाला जो वायरस है, ठीक है, वो भी निमोनिया को कॉज करने में अपना रोल प्ले कर रहा होता है और उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। अच्छा, अब क्या होता है कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे तो मैंने इतनी डिटेल के साथ निमोनिया का तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फिर कॉजेज़ भी बताए हैं, फिर नेक्स्ट मैं आपको सिम्टम्स भी बता रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये निमोनिया बेसिकली होता किस तरह से होता। ये है कि जब ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये जब इंटर होते हैं एल्वियोलाई के अंदर, यानी कि आपके जब स्टमक के अंदर इंटर होते हैं, आपकी एल्वियोलाई तक पहुँचते हैं, तो ये वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर जो है वो आपके लंग्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। अब ये जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली ये दे आर हार्मफुल और इन्होंने इन्फेक्शन कॉज करना है, तो ये क्या करेंगे कि ये हमारे जो लंग टिश्यू होते हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर दें। और जैसे जैसे वो जो लंग टिश्यू होते हैं वो ब्रेक होते हैं तो ये उसको फिल करते हैं फ्लूइड और पस के साथ। ठीक है, पस और फ्लूइड के साथ तो हमारे लंग्स जो होते हैं वो फिल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये कंडीशन होती है, ये फिल होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या है कि ये निमोनिया जो है हम उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें आपके लंग्स जो है वो फ्लूइड और पस के साथ फिल हो जाते हैं। अच्छा, अब जब ये कंडीशन होती है तो फिर इसके सिम्टम्स सामने आते हैं, फिर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और वह अलामात कौन सी होती हैं? कोल्ड फॉलोड बाय हाई फीवर। कोल्ड यानी कि सर्दी लगना, शदीद सर्दी लगना, और उसके साथ साथ तेज़ बुखार हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार। शिवरिंग, कपकपी तारी हो जाती है। अच्छा, कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि कपकपी तो तारी हो जाती है, फिर उसके साथ साथ जो है कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, यानी कि खांसी होती है, उसके साथ साथ बलगम भी जो है वो आना शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि मैंने आई टोल्ड यू बिफोर कि ये एक ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो कॉमन है जितने भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके अलावा जो एक आप ये कह सकते हो कि एक डिफरेंट सा जो इसका सिम्टम है कि जो आपको ये निमोनिया को बाकी बीमारियों से, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर से थोड़ा सा अलग करती हैं, या जिस तरह से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मे बी दिस पर्सन इज़ सफरिंग विद निमोनिया। और वो क्या है कि स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाता है। स्किन कलर कैसे चेंज हो जाता है कि वो डस्की हो जाता है और पर्पलिश हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हाथ पांव नीले पड़ जाते हैं, होंठों को आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल दो कि वो एक अपनी कॉमन एक हम उसमें यूज़ करते हैं कि नीला पड़ जाना, बेसिकली वो पर्पलिश हो जाते हैं। और स्किन हमारी या हमारे जो होंठ होते हैं, हाथ पांव जो होते हैं, तो ये शो करता है कि या दिस पर्सन इज़ सफरिंग विद निमोनिया। ये आप देख सकते हैं, डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ निमोनिया की। ये एक तो ऊपर आपको देख रहे होंगे नॉर्मल एयरवेज विद इन द लंग्स, ये आपको नॉर्मल एयरवेज नज़र आ रहे हैं। एल्वियोलाई आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, ये आप देख सकते हैं। या एंड हेयर द एयरवेज इन्फेक्टेड विद निमोनिया, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से किस तरह इसके अंदर ये फिल हुए हुए हैं म्यूकस के साथ या फ्लूइड के साथ, ये इस तरह से फिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से फिल हो जाते हैं। और इसके जो सिम्टम्स थे वो मैं आपको भी पहले भी बता चुकी हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज़ एन इम्पोर्टेंट सिम्टम जो कि कॉमन है सब रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। और ये है इसकी डायग्राम, या दिस वन। ओके,
हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो क्या है, दैट इज़ एस्थमा. व्हाट इज़ एस्थमा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन of the bronchi, more mucus production and narrowing of the airways. अच्छा, अब मे बी आपको एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है वो ज़रा सेम लग रहे होंगे दोनों, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि जो ब्रोंकाइटिस था उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रही थी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और उसमें भी म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही थी और वो नैरो हो रहे थे जो एयरवेज थे. एस्थमा जो है इसमें भी इसी तरह से हो रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट साइज़ के अंदर. एस्थमा क्या है कि एक तो एक एलर्जी की फॉर्म है, ठीक है. इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वही म्यूकस प्रोडक्शन या नैरविंग ऑफ एयरवेज होता है. इसमें एक चीज़ ये हो जाती है कि जो जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनके जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं दे बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस. वो जो है वो सेंसिटिव इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. वो कौन कौन से हैं? डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स एंड पोलन्स एट्सेट्रा. यानी कि जो एस्थमा पेशेंट होते हैं वो अगर डस्ट वाली जगह पे जाएंगे, हो सकता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हों और आप उनको देख के लगे कि या दे आर डूइंग फाइन और उनको कुछ भी नहीं है. लेकिन जैसे ही वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, स्मोक है, किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया हुआ है, या पोलन क्या होता है, जैसे ये स्प्रिंग सीज़न आता है. स्प्रिंग सीज़न जब आता है तो उस टाइम पे आपको पता है नए जब फूल वगैरह नई मतलब खिल रहे होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनकी जो खुशबू होती है उससे भी ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है. इनको दोबारा से वो इनके एस्थमा अटैक हो सकता है. तो एस्थमा में एक चीज़ ये होती है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं. ऐसे पेशेंट जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं किस चीज़ से? ये कुछ एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है, पोलन है. और तो जब ये किसी व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जन, ये भी किसी भी ऐसे एलर्जन के सामने आएंगे, एक्सपोज होंगे उनके सामने, तो उस टाइम पे क्या होता है कि देयर सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन. उस टाइम पे जो उनके सेंसिटिव एयरवेज होते हैं वो इमीडिएटली जो है वो एक एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करते हैं, यानी कि सुकड़ जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. इनके एयरवेज जो होते हैं वो सुकड़ जाते हैं, ठीक है, वो फ़ौरन से सुकड़ जाते हैं. और इस कंडीशन में क्या होता है? द पेशेंट्स फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. फिर उस पेशेंट को जो है वो सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. अच्छा, अब हम इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं. ऑल दो द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब हर एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर आपको एक ही तरह की अलामात नज़र नहीं आती, बल्कि ये जो इसके सिम्टम्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी होते रहते हैं. लेकिन इसके जो कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं वो क्या हैं? एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज़ कॉमन, जो कि जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में है. उसके बाद है विजिंग. अच्छा, विजिंग क्या होती है? वही जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट इज़ अ विसल साउंड, विसल लाइक साउंड. जब आप ब्रीद आउट करते हो, यानी कि इनहेल करने के बाद जब एक्सहेल करने लगते हो या सांस ले रहे होते हो, तो एक विसल की तरह की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. अच्छा, उसके अलावा क्या है कि खांसी होती है और चेस्ट टाइटनेस. हमारा जो चेस्ट थोरेसिक एरिया है या चेस्ट एरिया जो होता है, चेस्ट वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है. अच्छा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कब होती है एस्थमा वाले पेशेंट्स को? जब वो एक तो रात को होती है, और दूसरा जब वो कोई एक्सर्शन कर रहे होते हैं, यानी कि वो कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई भारी काम कर लें, तो उनमें फिर उस टाइम पे ये चीज़ देखने में आती है, ठीक है. तो ये थी इसकी सिम्टम्स. ये आप इसके डायग्राम को देख लें. ये आपको एक नॉर्मल एयरवे दिखा रहे हैं, फिर एस्थमेटिक एयरवे दिखा रहे हैं कि जब एस्थमा होता है तो वो तो इनका इस तरह से एयरवे रहता है. लेकिन जब वो किसी एक्सपोज हो जाते हैं किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर कि जहाँ पे वो एलर्जी कॉज करने वाले फैक्टर हैं, तो फ़ौरन से उनके एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्शन शो करते हैं, वो इस तरह से जो है वो नैरो. अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या बताया गया है? कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डायलेट कर सकते हैं. डायलेट मतलब खुला कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को. और ये इसके ट्रीटमेंट में, एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं. और ये इन्हेलर्स की फॉर्म में ये मेडिसिन दी जाती है. इन्हेलर क्या होता है कि एक इक्विपमेंट बना होता है जिसको मुंह के साथ लगा के और आपने सांस को अंदर खींचना होता है, इन्हेल करना होता है. ये कोई मेडिसिन होती है, कोई टैबलेट हो सकती है, जो आप उस इन्हेलर के अंदर डालोगे, ठीक है, वो क्रश हो जाएगी और फिर आप सांस लोगे तो उस मेडिसिन को उस इन्हेलर की फॉर्म में अपनी बॉडी में इन्हेल करोगे. उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जब इंटर होते हैं तो वो क्या कर देते हैं? डायलेट कर देते हैं आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को. और फिर ऐसे लोग जो एस्थमेटिक होते हैं, फिर वो सांस लेने में, मतलब जो एक एस्थमा का अटैक होता है, फिर उससे उनको निजात मिल जाती है.
तो ये थी हमारी लास्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर विच इज़ नाउन एज एस्थमा। हमने आज 4th रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, उनके सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, उनके कॉजेज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल होती है या आपको अगर समझ नहीं आया तो वही रोज़ वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यू कैन कम टू मी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आई एम हियर टू आंसर यू and don't feel hesitation to ask any kind of question. It is your right, you can ask question anytime. एंड इसके अलावा लास्ट में एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि एज़ यू नो कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है द पेंडेमिक एंड जो एक वबा फैली हुई है COVID-19 जो कोरोना वायरस है, एंड इट इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। सो प्लीज़ जस्ट स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड डोंट गो आउट। आप एहतियात कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं दोबारा आऊँगी आपके साथ। ओके, जस्ट टेक केयर, बी सेफ एंड अल्लाह हाफ़िज़।